हेलो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? गुड इवनिंग। वेलकम वेलकम वेलकम। आई होप कि मैं आपसे कनेक्ट हो गया हूँ। चेक कर रहा हूँ। हेलो हेलो। आ जाओ, इसका मतलब बच्चे क्लास से जुड़ने लग गए हैं। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ गए। राधे श्याम, जय श्री राम। ओके, सारे सारे सारे। वेलकम 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 वेलकम। तो बच्चों, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अब इस बार बीच में हमारा गैप आ गया, आपने रेस्ट कर लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अब हम आहा, आ जाइए सर, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आशीर्वाद दो। ओहो, खुश रहो खुश रहो। आयुष्मान भव, सारे बच्चे बहुत अच्छा करें। तो इसमें सर नीट वाले भी देख सकते हैं क्या? देखो देखो, मुझे क्या दिक्कत है, पढ़ो। स्टडी होनी चाहिए, कैसे होती है कोई टेंशन नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों। ओके। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको सारे बच्चे यूज करेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे इसमें, चाहे P1 हो चाहे P2, बिकॉज ये कॉमन चैप्टर है। और P2 बैच के बच्चे जो हैं उनके अलग से देखेंगे कि मूल कॉन्सेप्ट की व्यवस्था क्या हो सकती है, ठीक है। तो उसको भी अपन जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा मैं पूछ करके, ठीक है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कुछ लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, ठीक है। लाइफ का पार्ट है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो अब जहां तक सवाल P2 बैच के बच्चों का है, जिन बच्चों ने, मेरा एक चैनल है यूट्यूब चैनल, ये पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे से मेरे प्यारे बच्चे, तो वो मेरा यूट्यूब चैनल एन अवस्थी या सोडियम सर के नाम से, उसको आप आराम से ढूंढ लेना, एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी, सोडियम सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर लें। और उसमें आपको फ्यूचर में भी जो फायदे होंगे वो आपको अपने आप नजर आएंगे जब आप जेई मैन के क्लोज जाएंगे, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, चलिए। अच्छा ठीक है, वाह, एक बच्चे ने कितना अच्छा लगा, सर आपकी याद आ रही थी तो मैंने जो शीट के क्वेश्चन दोबारा कर लिए। वेरी गुड, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। खुश रहो मेरे बच्चे, ऐसे करते रहोगे तो जेई मेन एडवांस दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए, दैट्स वेरी गुड, 241, दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। है ना, चलो बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। मैंने आपकी बुक कर ली, आपकी याद में, वाह। आपकी याद में मैंने आपकी बुक सॉल्व कर ली है। बहुत बढ़िया। ऐसे अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपका थॉट बहुत पॉजिटिव है और आप बहुत आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। तो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, है ना। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया सर, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो। आहा, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं अगर 8 घंटे की स्टडी करूंगा तो मुझे आईआईटी बॉम्ब मिल जाएगा। पढ़ना आवर से कभी आईआईटी डिसाइड नहीं होता है, वरना 16-16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे जो है आईआईटी में होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपका आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी मेमोरी पावर क्या है, आपका कंसंट्रेशन का लेवल क्या है, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल कितना डेवलप है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है आपका जेई मेन और एडवांस में सिलेक्शन, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ठीक है ना। तो आपको और बातें करेंगे बाद में धीरे धीरे, मेरे ख्याल से दिस इज नाउ राइट टाइम टू स्टार्ट आवर चैप्टर, ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। ओके। वाह 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 वाह, हाँ, कुछ बच्चे तो बड़ा अच्छा लिखते हैं यार, मेरे को देख के खुशी हो रही, गजब लिख रहे हैं तो यार। कैन समवन गिव जेई मैन आफ्टर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं बच्चे। ओके ओके, बहुत सारी यार, बहुत तेज चल रहा है स्क्रीन, एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ यार, स्क्रीन लिखने वालों की स्पीड बहुत ज्यादा है स्क्रीन पर। तो पढ़ने पढ़ने से वजह लाइन ही गायब हो रही है। हे भगवान। ओके ओके ओके। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है, छोटा सा लिखा है, सर मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स अपने कैरियर विल की ऐप पर अवेलेबल हैं, जिसको हम शीट बोलते हैं वाइब्रेंट एकेडमी की। तो मैंने वाइब्रेंट एकेडमी की शीट जो है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 11th के सारे टॉपिक्स की डाल दी है। देख लेना, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मॉड्यूल का नाम मेरी लैंग्वेज में शीट है, जो आपको मिलेगी। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 हो गया, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन बैंक होंगे, ठीक है। वो सब उसके अंदर रहेगा, शीट के अंदर, ओके। नाम अलग अलग, उसने घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। और उसके अलावा जो बच्चे हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वो मेरी बुक सॉल्व कर सकते हैं, एन अवस्थी।
लेटेस्ट एडिशन एंड 18th एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, तो एन अवस्थी के नाम से बुक वो परचेज कर लेंगे। दैट्स वेरी फैंटास्टिक बुक। ऐसा मैं बोलता नहीं, पब्लिक बोलती, बच्चे बोलते हैं। आप चेक कर लेना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सिस्टमेटिक होती है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, जेई मेन की प्रिपरेशन में। ओके, लेवल 2 ऑफ बुक माई बुक एक बच्चा लिख रहा है, वो आपको सॉल्व करना चाहिए जेई मेन के बाद। जेई मेन जब क्लियर हो जाए तब आप बाद में रिवाइज करने के लिए मेरी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करें, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। P2 बैच भी बच्चे बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, बिकॉज अभी हम स्टार्ट करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर आपको P2 बैच के बच्चों को क्लास बिल्कुल करनी चाहिए। नया चैप्टर है, P1 प्लस P2 कंबाइंड इस क्लास के अंदर चलेगा। और मैंने जैसा बोला, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए क्या कर सकते हैं वो अभी मैं बातचीत करके आपको कुछ दिन में, कुछ समय बाद बताऊंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। चलिए, तो अब बहुत सारा फास्ट चल रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरी आंखें थक रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ रही है मेरे पास ऊपर, ये सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है, तो मेरी आंखें दुखा दी आपने यार, है ना। तो मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा हूं अभी इसको। ओके, हाँ, कुछ बच्चों ने लिखा शायद उनका टेस्ट हो गया, नंबर आए, किसी का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये थोड़ी मोड़ी, इतना सारा बच्चा है आज की तारीख में अपने कैरियर विल पर कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सो डोंट वरी, सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस आपका काम है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कंसंट्रेशन के साथ में स्टडी करना, है ना, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, तो अभी और पढ़ते जाएंगे बाद में, ठीक है ना, ठीक है। सर कैन समवन गिव मी जेई मेन आफ्टर दिस बैच इज ओवर? यस, आपको जेई मेन का जब सिलेबस हो जाएगा तो आप कर लेना, लेकिन जेई मेन का सिलेबस तो होने दो पहले, तब देना जेई मेन, ठीक है। चलो, अब देखो मेरे बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और बहुत आराम से कूल होकर मेरी बात को सुनो, है ना, आराम से मेरी बात को सुनिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th 12th क्लास में जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे डिफिकल्ट थ्योरी सुनने में सॉल्व करने में नहीं। जब आप मेरी थ्योरी को ढंग से सुनेंगे, फॉर्मूले याद कर लेंगे, यूनिट्स वगैरह को याद रखेंगे, तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इस चैप्टर के। लेकिन इसकी थ्योरी को सुनना, समझना डिफिकल्ट टास्क होता है, सबसे डिफिकल्ट बोलो 11th क्लास में, तो ताज्जुब नहीं होगा। उसका रीजन है, हम बहुत सारे साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज विनर हैं उनकी थ्योरी को सुनते हैं, और हमारा लेवल है 11th क्लास का, ना तो हम फिजिक्स ढंग से जानते हैं, ना हमको ढंग से मैथ्स आती है, ना हमको ढंग से केमिस्ट्री आती है, हमारा तो लर्निंग फेज है, हम तो मासूम बच्चे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस चैप्टर की थ्योरी को सुनने के लिए पेशेंस रखने पड़ते हैं। और जब लगभग 3-4 वीक हो जाएंगे, 3 वीक ज्यादा हो जाएगा, तब आप काफी हद तक चीजों को धीरे 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 कोरिलेट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपकी मंथ बाई मंथ के अकॉर्डिंग आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, तो 12th क्लास तक आते आते आपको चैप्टर डिसेंट लगने लग जाएगा। क्योंकि बिना फिजिक्स के सपोर्ट के इस चैप्टर को जो बच्चे पढ़ते हैं और जिसमें उनके 9-10 के बेसिस बिल्कुल गोल हैं, तो उनको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बट डोंट वरी, आपको मैं जितना थ्योरी बोलूं, जितना नोट्स दूं, उनको याद कर लीजिएगा, उनको समझना है, ज्यादा एक्सेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप इतने सारे नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं कि आप अगर उनकी थ्योरी को डिटेल में पढ़ने लग गए तो आपका आईआईटी में अकेला चैप्टर ही काफी है, एक चैप्टर ही काफी है आपका आईआईटी जेई के अंदर, समझ रहे हो आप। तो हमको जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। रीजन बताया मैंने क्यों, क्योंकि हमारी फिजिक्स मैथ्स दोनों ही अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, ठीक है। चलिए, अब एक बच्चा लिख रहा है, अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, क्या सर इस चैप्टर को हम बिना मूल कॉन्सेप्ट के पढ़ सकते हैं? अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं क्यों पढ़ा रहा होता इस चैप्टर को? वेरी सिंपल, थोड़ा बहुत लिंक आएगा तो उतना तो आपको एडिशनली कैसे करना है, कराना है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने अभी बोला कि P2 बैच के प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, P2 बैच के छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनके लिए मोल कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है वो अभी मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, क्या कर सकते हैं आपके लिए वो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। डोंट वरी, पेशेंस रखें, ठीक है। ओके, आओ मेरे बच्चों, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सुनने में जैसा मैंने बोला डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन पेशेंस से सुनेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, अप्लाई करना, ठीक है। आप प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपसे अप्लाई करेंगे, आंसर आएंगे, आपको ओवरऑल अच्छा लगेगा, लेकिन सुनना डिफिकल्ट टास्क होता है ना। अब इसमें क्या है, इस चैप्टर के इनिशियल स्टेजेस में लेक्चर्स में थ्योरी ज्यादा है, तो आपको आराम सुनना है। लेक्चर 1 में स्पेशली, लेक्चर 2 में आपको लिखना नहीं है। अभी मैं लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ फाइल दूंगा मेरे नोट्स की, उसके बाद आप आराम से बनाना, क्योंकि अगर आप क्लासेस में लिखेंगे तो ये क्लास बहुत बहुत
टाइम ले जाएगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो मैं केवल आपको थ्योरी समझाऊंगा, लिखा होगा। लेक्चर के एंड में पीडीएफ फाइल मिल जाएगी पूरे नोट्स की, तब आप उसमें को देख करके अपने नोट्स बनाना, क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग फेज में थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो मेरी एडवाइस ये कि आप पीडीएफ फाइल देखकर उससे फिर अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर रहा हूं, अननेसरी ज्यादा ना लिखें स्क्रीन पर, क्योंकि मैंने बोला बहुत ज्यादा चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ने में। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसीलिए मैंने एक आंसर दे दिया है कि अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको सुनना है। लेक्चर एंड के बाद जो पीडीएफ फाइल मिलेगी तब नोट्स बनाना। ठीक है, क्योंकि थ्योरी शुरू में बहुत ज्यादा है। ओके, सो वंस अगेन वेलकम, वेलकम इन न्यू टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर. So many scientists provided their great contribution to develop this topic. ओके, देखना आप इस चैप्टर के एंड तक आप कितने नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट के नाम सुनेंगे। तो जब नोबेल प्राइज साइंटिस्ट के नाम सुनेंगे, इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, तो सारा समझ में नहीं आएगा। ये बात तो अपने को भी समझ में आनी चाहिए, और हम तो वैसे भी 11th क्लास में हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले डिस्कशन होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। एटम के तीन हैं मेरे बच्चों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये जैसे मैंने अभी बोला कि आप लेक्चर के एंड में पीडीएफ फाइल देखकर नोट्स बनाना। तो देखो, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपने सुना हुआ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। इनकी साइंटिस्ट जिनको कंट्रीब्यूशन दिया गया, या जिनका साइंस के इस चैप्टर को डेवलप करने में ग्रेट कंट्रीब्यूशन था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन सर को दिया गया। इनके बेटे भी बहुत अच्छे थे, और जितना मुझे याद है इन दोनों पापा बेटे दोनों को नोबेल प्राइज मिला था अलग अलग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ओके, मतलब दो अलग अलग बातें बोली थी, दोनों नोबेल प्राइज विनर थे। और उसके अलावा प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है गोल्ड स्टीन को इसका क्रेडिट दिया गया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट चैडविक को दिया गया था। ठीक है, तो ये ऐसा एक बार सुनने के लिए हैं। बिल्कुल सर, गलती से जेई मैंने कुछ पूछ रहे, चार्ज वगैरह हमें याद होने चाहिए, आराम सुने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्रेडिट आपके जे थॉमसन सर को दिया गया, बहुत बढ़िया सर, डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक को आप क्रेडिट दिया गया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का। चार्ज सारे बच्चों को याद होना चाहिए, 9th 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, -1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम्स बोलते हैं बेटा। प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन साइन अलग होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है। अब इस चैप्टर में आप जिन बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है वो जानते हैं कि हम मास नंबर क्या होता है। ठीक है, हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को मोल कॉन्सेप्ट में सेम मानते हैं, और राउंड फिगर में उसको 1 AMU लिखते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल के मास को देखते हैं, तो एक्यूरेट मास जब हम देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है मेरे बच्चों। तो एक प्रोटॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट 1.672 के आसपास होगा, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि 1 AMU से थोड़ा ज्यादा होता है। 1 AMU याद है बेटा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा आपको, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन आपने सुना हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में, वेरी लाइट पार्टिकल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका मास बहुत कम, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम बोल लीजिए, या 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आई होप कि सारे बच्चों को मालूम है 1 kg आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। फाइन, आपको अगर ये दोनों याद होंगे मेरे बच्चों, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज को मास से डिवाइड करोगे तो ये टर्म डिफाइन होती है, जिसका नाम है स्पेसिफिक चार्ज। तो अगर आपको मास और चार्ज याद है,
तो रेशियो निकालकर आप कूलम्स पर ग्राम में इसको वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जेई मेन में आपसे पूछ लिया गया तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जेई मेन ने मान लो गलती से पूछ लिया तो ये आपका इन दोनों से वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। टेंशन फ्री रहें। न्यूट्रॉन का क्योंकि चार्ज नहीं होता है मेरे बच्चों, उसकी वजह से चार्ज और जो मास का रेशो है वो आपका न्यूट्रॉन के लिए 0 जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सी बात है जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में सुन रहे हैं। उनके डिस्कवरी का क्रेडिट किस साइंटिस्ट को दिया गया, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। नई चीज है चार्ज और मास का रेशियो, दैट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, मेरे इतने नंबर आए तो क्या हुआ, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे भैया पढ़ाई करो पहले यार, बहुत सीधी सी बात है। जेई मेन में अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपके जो मार्क्स हैं वो 60% से भी ऊपर होने चाहिए, एटलीस्ट 50% से ऊपर होने चाहिए। सिंपल बता रहा हूं बच्चे, मेरे को हर बच्चा मार्क्स लिख रहा है मत बताओ। जेई मेन क्लियर करने के लिए आपको, मैं मानता हूं कि मार्क्स पहले शुरू में ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज अभी सिलेबस बहुत कम कवर हुआ है, ठीक है ना। तो आपके मार्क्स 50, 60, 70, 80, 90% जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगर कम है तो पूछने की जरूरत नहीं, क्या करें, पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाओ, रिवीजन प्रॉपर करो, धीरे धीरे मेहनत करोगे सब अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया मेरे बच्चों। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि जैसे इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है, बेटे वो डिफाइन किया गया, ये मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखा हुआ है, दैट ये मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। ओके, ओके। तो ये आपके पास मेरे बच्चों एक बेसिक लेवल हो गया। अब डिस्कवरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, उससे रिलेटेड आपको दो चीजें सुननी होती हैं। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, या उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इनिशियल डेज में मिस्टर क्रूक्स, मिस्टर फेराडे, काफी साइंटिस्ट ने वर्क किया था इसके ऊपर, लेकिन फाइनली थॉमसन सर को क्रेडिट दिया गया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। ये क्या होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या कहा शुरू में, जिन बच्चों ने सुना है मुझे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हमारी अभी बहुत वीक साइड पर है। वीक का मतलब हमें अभी नॉलेज नहीं है, बहुत छोटे बच्चे हैं हम, मैथ्स की भी नॉलेज एडवांस में नहीं है। तो आपको कई चीजें भी सुननी पड़ेंगी, बस केवल वो जब चैप्टर आएंगे आगे जाकर कभी इस साल या अगले साल, तब उसका क्लियरिटी आपको अच्छा आएगा। जैसे बैटरी क्या होती है, एनोड कैथोड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट हैं। ये आएंगे 12th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के बाद में, मतलब नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 13 मंथ के बाद ये चैप्टर आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सुनकर अभी छोड़नी है, और जितना बोलूं उतना सीखते जाइएगा, ठीक है। ये मेरे बच्चों एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर आपके पास एक सेपरेट सेक्शन दिया होता है जिसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम मेरे बच्चों गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं? गैस। तो इसके अंदर आप गैस भरते हो, गैस एट वेरी लो प्रेशर। ये बाहर रख देता हूं मैं आपके लिए, है ना, कि सर इसके अंदर आप कोई गैस भर रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने हाइड्रोजन गैस भर दी, किसी ने हीलियम गैस भर दी। ओके, इस ट्यूब के अपोजिट एंड पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक का नाम एनोड और एक का नाम कैथोड होता है। एनोड और कैथोड ये बैटरी के या हाई वोल्टेज के सोर्स से अटैच होते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको अटैच करते हैं उसका नाम एनोड होता है मेरे बच्चों। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसका नाम है एनोड। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिसको आप अटैच करोगे दैट इज कॉल्ड कैथोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। लगभग 1 साल के बाद आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, डिटेल में 1 साल बाद लगभग, है ना। तो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, सिंपल सिंपल इनको हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने फिजिक्स में 9th 10th क्लास में बेसिक लेवल पे सुना होगा, प्लस प्लस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है, मींस सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फाइन, ये बेसिक नॉलेज हर आदमी को होती है। अब ये एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। गैस आपने भर दी। वैक्यूम पंप का काम होता है प्रेशर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो रखना, लो रखना। हम इसमें अगर चाहते हैं कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, करंट फ्लो हो,
तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि आपको प्रेशर बहुत कम रखना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ गैस शुड बी वेरी वेरी लो, और आपको हाई वोल्टेज यूज करना होता है। हाई वोल्टेज यूज करने से क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए, कि जैसे मान लो आपने हीलियम गैस ली, तो हीलियम गैस भी हाई वोल्टेज से He+ और बाद में फाइनली He2+ में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रोजन गैस होगा मेरे बच्चों, पहले वो एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, और फिर वो एटम्स में जब ब्रेक होगा तो वो फाइनली H+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरीके से। तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी रियलिटी ये है कि गैस के पार्टिकल भी आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये तो एक अलग बात हुई जो अभी थोड़ी देर बाद अगले एक्सपेरिमेंट में या कैनाल रेज में काम आएगी, सुन के छोड़ दो। अब ये दो जो इलेक्ट्रोड हैं, जिसमें एक का नाम कैथोड, एक का नाम इलेक्ट्रोड है, एक का नाम एनोड, एक का नाम कैथोड है। तो होता क्या है मेरे बच्चों, जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं तो ऐसा देखो, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के कई तरीके होते हैं। आप आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ोगे, मैं उसके ऊपर लाइट गिरा दूं, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस गिरा दूं, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक तरीका होता है कि उस प्लेट को वैक्यूम में या बहुत लो प्रेशर पे लेके आओ और उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज लगा दो, तो भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कई चीजें आप धीरे धीरे समय के हिसाब से सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, मैं जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होगा, मेरे ख्याल से लगभग 200 साल हो गए एक्सपेरिमेंट को इसके, ये लगभग 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 जो मुझे याद है। तो इसमें ये ऑब्जर्वेशन में आया कि सर जब हम हाई प्रेशर यूज करते हैं, सॉरी वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज जब यूज करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि मेटल की जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, ये आपके कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ मूव करते हैं, इनका नाम है कैथोड रेज। उस जमाने में इनका नाम रखा गया कैथोड रेज। क्या नाम रखा गया बेटा? कैथोड रेज। कैथोड से निकले थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद इनको समझ में आया कि सर एक्चुअल में इनका ये जो कैथोड रेज, कैथोड से जो रेज निकली, ये वास्तव में इन्होंने पार्टिकल नेचर शो करा। मतलब आपके इस एनोड पर जाकर इन्होंने स्ट्राइक किया, और अगर आप मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड के अंदर होल कर दें और इसके पीछे आप एक कोटिंग कर दें। किसकी कोटिंग कर दें मेरे बच्चों? इसके पीछे आप कोटिंग कर दें, आप अभी एक नाम याद रखिए, उसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड, ZnS। इसकी अगर कोटिंग करते हैं और आप अगर इलेक्ट्रोड के अंदर होल कर दें, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन में आता है कि इस होल में से निकलकर पार्टिकल जो हैं वो आपके जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के ऊपर या उस ट्यूब के पार्ट पर जहां आपने कोटिंग कर रखी है वहां पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, तो ब्लिंक करता है। जिंक सल्फाइड जो है वहां पर एकदम से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तो वो दिखता है। तो अगर कुछ जगह जगह अलग अलग स्पॉट पर स्पार्किंग हो रही है, इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ब्लिंक कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इंडिकेशन था कि यहां पर जो कैथोड रेज हैं वो पार्टिकल की फॉर्म में जाकर स्ट्राइक कर रही हैं। अब क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो ये अट्रैक्ट करता है मेरे बच्चों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर ये जो कैथोड रेज हैं, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये आपके अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड एनोड। तो एनोड पर जाकर ये पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या होता है, इस सर्किट में करंट का फ्लो कंप्लीट हो जाता है। करंट का फ्लो कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। तो यहां पर इस तरीके से इसमें ओवरऑल ये करंट का फ्लो कंप्लीट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज सोर्स लगाने का फायदा क्या होता है कि इससे आपकी जो भी गैस है वो आयनाइज भी हो जाती है, और इसके अंदर वो गैस आयनाइज होकर कैटायन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में कन्वर्ट भी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से जो मेटल की सरफेस है, जो भी आपने मेटल सेलेक्ट किया कैथोड का, उससे ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। या इजी लैंग्वेज में जब इसकी डिस्कवरी हुई कि सर नेगेटिव पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम कैथोड स्ट्राइक ऑन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड एनोड। तो इसका नाम
इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम रखा गया मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेटअप है ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। इसको हम बोलते हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। फाइनली लिखा गया कैथोड रेज कंसिस्ट विद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कुछ लोग अभी भी क्या कर रहे हैं कि वो लिखे जा रहे हैं, वो कम सुनना चाह रहे हैं शायद। मैं उनकी बातों का फिर आंसर नहीं करूंगा, समझ रहे हैं आप। अननेसेसरी लिखे जाओगे, हमने ऐसा पढ़ा, हमने वैसा पढ़ा है। जो पढ़ा रहा हूं उसको आराम से पढ़ें, टेंशन फ्री होके पढ़ें, अच्छे मन से पढ़ें, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? चलिए, ठीक है ना। तो ये अब जैसे कई लोग हैं वो उनको पढ़ना नहीं है, उनको बस हमारे मन में क्या चल रहा है वो बताओ, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। जैसे जैसे मैंने क्लास में शुरू में क्या बोला, 2-3 वीक निकलेंगे तब जाकर कई चीजों का आपको आंसर मिलना शुरू होगा। अब ये जो गैस के पार्टिकल आपने भरे, ये गैस भी आयनाइज होती है, इनसे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इनसे कैटायन भी बनेंगे। तो आपके मन में बात आ सकती है कि सर हमने जो गैस के पार्टिकल भर दिए, तो ये गैस के पार्टिकल जो कैटायन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे, इनका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स तो सारे मूव करेंगे टूवर्ड एनोड, क्योंकि एनोड जो है मेरे बच्चों वो आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। लेकिन जो गैस के आयन है ये मूव करते हैं, जिसको हम कैटायन बोलते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। ये जो कैटायन है मेरे बच्चों, ये आपके मूव करते हैं टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि उसका रिलेशन प्रोटॉन की डिस्कवरी से। इसलिए आपको बहुत पीसफुल तरीके से सुनना चाहिए, न कि स्क्रीन पर बैठकर लिखे जाओ। मैं उनको पढ़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि समय लिमिटेड है, सिलेबस पूरा करना होता है। आराम से करेंगे, लेकिन फालतू क्वेश्चन के आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि आप सुन, कुछ बच्चे, ज्यादा नहीं है इसमें, सैकड़ों बच्चे होंगे, हजारों बच्चे होंगे, तो आपकी हर क्वेश्चन का आंसर मैं वैसे भी नहीं कर सकता हूं, नहीं क्लास बेचारी रह जाएगी, पढ़ने वाले बच्चे रह जाएंगे। तो आप अभी सुने, मैं जो बोल रहा हूं वो अभी आगे आएगा कि जो कैटायन बने उनका क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी काम की बात सुनो कि जब ऐसा किया गया बिल्कुल 11th क्लास के लेवल पर, क्या किया? वेरी लो प्रेशर पर गैस को भरो और हाई वोल्टेज रखो, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दिखेगा आपको, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे और इस सर्किट कंप्लीट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ऐसा देखने के लिए गैसेस को आपको वेरी लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज लगाकर रखना होता है, नहीं तो आपको ये ऑब्जर्वेशन पिक्चर में नहीं आएंगे, आप ये ऑब्जर्वेशन कलेक्ट नहीं कर सकते थे। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए अब सुने मेरे बच्चों, ये देखो, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर समराइज। जो मैंने बोला मेरे बच्चों वो सब यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, ये सब मैंने बोला, एंड मूव टूवर्ड दी एनोड। ये लीजिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल। ये रेज हमको नहीं दिखते हैं बच्चों, हमको सब एटॉमिक पार्टिकल दिखते नहीं है। वी कांट सी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रेज हमको दिखती नहीं है, बट देयर बिहेवियर, एक सेकेंड, हाँ जी सर, हाँ अब देखो मेरे बच्चों, द रेज देमसेल्व्स, हाँ अब देखो मेरे बिट्टू, ये रेज जो है नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, जो कि फ्लोरोसेंट होता है, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। मतलब जब आप, मैंने कहा था ना, हम अगर एनोड के पीछे कोटिंग कर दें जिंक सल्फाइड की, ZnS जिंक सल्फाइड की, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिस पर जब पार्टिकल आकर स्ट्राइक करेगा तो आपको वहां पर एक ऐसा स्पार्क की तरह नजर आएगा, कुछ लाइट प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। तो इसको हम बोलते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि कुछ चार्ज पार्टिकल आकर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, जो कि मैंने आपको नाम लिया जिंक सल्फाइड है, बहुत बढ़िया। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा देखा गया कि जो कैथोड रेज हैं वो एकदम स्ट्रेट मूव कर रही थी। उस स्ट्रेट मूवमेंट को कैसे देखा गया? आप एनोड को होल कर दो छोटे छोटे से, तो उन होल में से जाकर सीधे पार्टिकल ZnS के स्क्रीन पर या सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं सीधे स्ट्रेट जाकर। तो उससे प्रूव हुआ
कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो ये स्ट्रेटली मूव करते हैं आपके टूवर्ड कैथोड टूवर्ड एनोड मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आए। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ, आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि नेगेटिव या कोई भी चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे या फिजिक्स में कहीं पढ़ोगे या नॉर्थ साउथ पोल वगैरह पढ़ोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो इनका जो बिहेवियर था वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का था। किसका? कैथोड रेज का। क्योंकि आपने इतना जरूर सुना होगा कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि कैथोड रेज जो हैं ये अट्रैक्ट होती हैं टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। इट्स मीन कैथोड रेज कंसिस्ट विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनका नाम रखा गया उस जमाने में थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आ गया। सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके अलावा ये देखा गया कि जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है उसमें मान लो एक बच्चा एक्सपेरिमेंट कर समय हाइड्रोजन गैस ले रहा है, दूसरा बच्चा वही सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है हाई वोल्टेज लो प्रेशर, लेकिन उसने हीलियम गैस ले लिया, किसी ने कोई और गैस ले लिया। तो देखा यह गया कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, कोई सी भी गैस भर लो, हाइड्रोजन लो हीलियम लो, आप कैथोड का कौन सा मेटल कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, कुछ भी लो, ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल जिनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया था वो इस बात पर, उनका मूवमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा था, या उनका एनोड पर स्ट्राइक करना इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि तुमने कौन सी तो गैस ली है और इलेक्ट्रोड कौन सा मैटर सेलेक्ट किया, कौन सा मटेरियल आपने लिया है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज मींस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द materials of electrode and the nature of gas present in the cathode rays tube। क्योंकि कोई भी अगर आप मैटर लेंगे तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बशर्ते जैसा मैं एक्सपेरिमेंट बताया वैसा करें। कोई बच्चा बोलेगा हम ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, वो एक्सपेरिमेंट में जो आपने रिजल्ट मिला है आपको वो नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल, इतना ही समझना है इस चीज के अंदर, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलता है ऐसा नहीं करूं वैसा नहीं करूं तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशन नहीं आएंगे, आपके उस ग्लास ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने जैसा बोला क्लास के बाद में एंड में आप जो है क्लास के एंड में आप कलेक्ट करना पीडीएफ फाइल को, फिर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। हाँ सर जी, हाँ इसकी थ्योरी को कोई बच्चे लिख रहे हैं, आप एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, चाहे यहां से कर ले वहां से कर ले, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चार्ज मास का रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए, आप कोई भी गैस लो कुछ भी लो, चार्ज मास का रेशो फिक्स आया था। चार्ज मास का जो रेशो है इलेक्ट्रॉन का निकालने का क्रेडिट थॉमसन सर को दिया गया, जिसमें ई और एम का रेशो ये आया। आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। चार्ज आप इलेक्ट्रॉन का जानते ही हैं, तो आपको तो ये याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मास याद है, तो आप कूलम पर केजी में इसका E/m का रेशियो अगर जेई मेन पूछा तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसको साइंटिफिकली जे थॉमसन सर ने कैलकुलेट किया था। और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक सर थे जिनका नाम था मिलिकन, इन्होंने अपना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अलग से किया था लैब में, और उससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इंटरप्रेट किया था कि सर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। तो आपको क्या करना है आईआईटी जेईई के हिसाब से, आईआईटी जेईई के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम होना चाहिए और आपको मास मालूम होना चाहिए, दैट्स ऑल, बस ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको चार्ज मालूम है, मास मालूम है, साइंटिस्ट का नाम मालूम है, ये बहुत हो गया, मोर देन इनफ फॉर आईआईटी जेईई, ठीक है। हाँ तो ये E/m का जो रेशियो है, हाँ ये स्पेसिफिक चार्ज हो गया भाई, तो ये आपको
याद कर सकते हो, करो, नहीं करते हो तो आपको ये दो चीजें याद होंगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बोल रहा हूं कि आपको इसको रटने की जरूरत नहीं एग्जाम में, जब चार्ज मालूम, मास मालूम, तो रेशो अपने आप निकाल लोगे, वेरी सिंपल। ठीक है ना? तो ये क्यों लिख रहा है इतना बच्चा, जगरीत नंदन, पता नहीं क्या नाम है इसका, सर ये तो इस पे चार्ज ही है। हाँ है नाम, कहाँ मना कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी प्रोटॉन, हम आईआईटी की जेई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हम आईआईटी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप हायर एजुकेशन में 2 साल पढ़ सकते हैं, 2 साल का टाइम नहीं है, 2 साल में 10 चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं अपने को, समझ रहे हो? तो हमें जो आईआईटी जेई के सिलेबस की डिमांड है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कैनाल रेज, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसका जो क्रेडिट है वो गोल्डस्टीन सर को दिया गया, बहुत बढ़िया सर। अब कैनाल रेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया, उसमें काम की बात क्या सुनी थी आपने कि जो आप गैस भरोगे सर, वो गैस मेरे बच्चों आयोनाइज हो जाएगी और कैटायन में इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब तक तो तुम इलेक्ट्रॉन पर फोकस कर रहे थे, अब दिमाग लगाना थोड़ा सा शुरू करो कि गैस के जो आयन बनेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैटायन, तो वो जो H था वो H प्लस में कन्वर्ट हो गया, जो He था वो He2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये इनकी स्टेबल स्टेट होती हैं। और आपने कभी 11th क्लास में पढ़ा होगा तो 1H1 का मतलब है इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है मेरे बच्चों, प्रोटॉन 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो अगर आप H में से, हाइड्रोजन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल देंगे तो इसके अंदर न्यूट्रॉन तो वैसे नहीं होता, बेचारा पैदाइशी 0 है, इसमें न्यूट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिया। तो इजी लैंग्वेज में इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। क्या है ये, प्रोटॉन है ये। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का रिलेशन अब हम निकालने जा रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर ये जो गैसियस पार्टिकल थे जब ये आयनाइज हो गए तो आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा। ये हमारी जो ग्लास ट्यूब थी उसके अंदर आप चाहें चाहें तो उसके अंदर आप छोटी छोटी सी कैनाल्स बना सकते हैं, उनके अंदर ये पार्टिकल मूव कर रहे थे। प्लस पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन डेफिनेटली मूव टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो कौन था बेटा, कैथोड। तो कैथोड की तरफ इन्होंने मूव किया। इसको हम एनोड रेज नहीं बोल सकते हैं, एक मिसलीडिंग टर्म होती है एनोड रेज, एनोड रेज नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है, मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी गैस है, मान लो H प्लस है, तो ये H प्लस जो पार्टिकल है तो इधर मूव करेगा ना। तो ये गैस के मॉलिक्यूल या जो एटम थे, किसी बच्चे ने हाइड्रोजन गैस लिया मॉलिक्यूल, वो डिवाइड ब्रेक होगा पहले हाई वोल्टेज की वजह से और वो आयनाइज हो जाएगा, H प्लस में कन्वर्ट हो गया। हीलियम लिया तो पहले ही एटम था वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया He2 प्लस में। तो ये मूव करेंगे टूवर्ड कैथोड क्योंकि कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, ओके। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, मैं ये आगे की डिस्कवरी बता रहा हूं आपको जिसको हम कैथोड रेज बोलते हैं, इसको एनोड रेज नहीं बोलते हैं क्योंकि एनोड रेज का मतलब ऐसा लगे कि एनोड से निकल कर आए, एनोड से कुछ नहीं निकलता है, एनोड से कोई गैस नहीं निकलती, एनोड से कोई पार्टिकल नहीं निकलता है, तो इसलिए इनको एनोड रेज नहीं बोलना चाहिए, इनको बोलते हैं कैनाल रेज। ये पार्टिकल एक कैनाल के अंदर, मतलब इस ग्लास ट्यूब के अंदर आपके मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट, अगर मैं इसको लेफ्ट बोल रहा हूं तो इधर राइट टू लेफ्ट जाएंगे ये टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये जो कैटायन है, अब आप समझदार हैं, चार्ज और मास के रेशियो को अपन ने देखा भी थोड़ी देर पहले, एक बच्चे ने लिखा कि सर वो तो आपने पहले बता दिया इस पे चार्ज, हाँ इलेक्ट्रॉन का इस पे चार्ज फिक्स है। लेकिन अब एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है बिट्टू, वो हाइड्रोजन ले रहा है सैंपल, दूसरे ने गैस ली हीलियम। तो अब आप समझदार हैं, आप बोलोगे समझदार तो बचपन से हैं। हाइड्रोजन का H+G, इसका मास अलग होता है मेरे बच्चों, इसका चार्ज अलग है। हीलियम का एटम लोगे, पार्टिकल लोगे, हीलियम गैस को भरोगे ट्यूब में तो वो कन्वर्ट होगी He2 प्लस में। तो He2 प्लस का चार्ज अलग है, उसका मास अलग है। तो चार्ज और मास का जो रेशियो है,
अगर आप एक्सपेरिमेंट करते समय डिफरेंट गैस लेंगे तो आपके ऑब्जर्वेशंस अलग अलग आएंगे। आपके लिए चार्ज और मास का जो रेशो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। जबकि थोड़ी देर पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हम सुन रहे थे कि जो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, कैथोड रेज इनको बोलते हैं, ये कैथोड रेज कैथोड से निकली, मतलब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले, और गैस से भी बने, मना नहीं करो, गैस के आयनाइजेशन से भी इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो सारे नेगेटिव मूव करेंगे टूवर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। वो पार्ट खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो गैस के पार्टिकल प्रेजेंट हैं ये कैटायन में कन्वर्ट हो गए हाई वोल्टेज की वजह से, ये मूव करेंगे टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इनका नाम रखा गया, क्या नाम रखा है? कैनाल रेज। तो इनको बोला गया कैनाल रेज। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला बेटा? इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चों क्या? प्रोटॉन। तो जिसको आप प्रोटॉन बोलते हो उसकी डिस्कवरी कब हुई? उसकी डिस्कवरी तब हुई जब आपने ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी। वो हाइड्रोजन गैस पहले एटम में कन्वर्ट हुई, एटम फिर आयनाइज हुआ। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इनको कैटायन। क्या बोलते हैं बेटा? कैटायंस। तो जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे अलग अलग गैस लेंगे तो इनके चार्ज भी अलग अलग हैं, इनके मास भी अलग अलग हैं। तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा स्पेसिफिक चार्ज, कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए चार्ज और मास का रेशियो उन कैटायंस के लिए अलग अलग आएगा। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन दिस डिस्कवरी इज कंसिडर्ड एज प्रोटॉन डिस्कवरी। कि सर H प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जब जिस समय एक्सपेरिमेंट करते समय हाइड्रोजन गैस को लिया गया तो ये H प्लस के पार्टिकल मूव कर गए किधर? टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसका नाम क्या है बेटा? कैथोड। तो इनको हम बोलते हैं कैनाल रेज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कैनाल रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कैटायंस। ठीक है, ओके। अनलाइक कैथोड रेज, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। एंड दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस, जिनको आप H प्लस जी बोले, He2 प्लस बोले, या कोई और गैस लेंगे उसमें कैटायन बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। द चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। ऑब्वियसली करेगा। कोई बेवकूफ होगा जो इस बात को नहीं समझेगा कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का मास अलग होता है, हीलियम का अलग होता है, चार्ज अलग अलग है। तो इनके लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग आएगी। वेरी सिंपल। तो ये आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ कैटायंस, उसमें भी हम प्रोटॉन की डिस्कवरी की जब बात करते हैं तो जब सैंपल हाइड्रोजन का लिया गया तब इसकी डिस्कवरी हुई, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात हुई। बाद में साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि यार हमारा जो न्यूक्लियस है, आपने बाद में थॉमसन मॉडल पढ़ोगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ोगे, नील्स बोर मॉडल पढ़ोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ोगे, तो बाद में इनको रियलाइज हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो हैवी है और उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। न्यूक्लियस चार्ज की बातें करेंगे तो एक आई एम सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स भी होता है जो आपके न्यूक्लियंस को होल्ड करके रखता है। तो इनको ये समझ में आया था बाद में, लेटर ऑन, जो आप बाद में पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी में, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई और भी पार्टिकल है, क्योंकि न्यूक्लियस का मास नॉर्मल कैटायंस के केस में काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन चार्ज आपका प्रोटॉन से डिफाइन होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतना ही चार्ज आ रहा था, उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो उनको समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई हैवी पार्टिकल और प्रेजेंट है, जिसका चार्ज तो नहीं लेकिन उसका मास है। उसका नाम रखा गया था न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी होता है मेरे बच्चों। बाद में और इसका डिस्कवरी हुई तो मालूम चला न्यूट्रॉन इज स्लाइडली हायर देन या स्लाइडली हैवियर देन प्रोटॉन। लगभग मास बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मास 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम न्यूट्रॉन का मास होता है। तो ये आईआईटी नहीं पूछता है, आईआईटी के मेरे को याद नहीं कभी इनको ढंग से पूछा होगा, लेकिन इतना जो हम सुन रहे हैं वो लगभग 150-200 साल पुरानी हिस्ट्री को सुन रहे हैं, जिसमें डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, उनसे रिलेटेड थ्योरी को आप सुन रहे हैं। ठीक है,
ठीक है ना, ये आ गया मेरे बच्चों। आहा, एक बच्चा लिख रहा है सर आपकी बुक बुक बहुत टफ है। अगर आपको मेरी बुक टफ लग रही तो इसका मतलब है जेई क्लियर नहीं होगा। वेरी सिंपल, जेई क्लियर नहीं होगा 100%। क्योंकि रीजन क्या है, मेरी बुक में लेवल 1 है, लेवल 2 है, 3 और 4 है। तो अगर आपसे 1 3 4 अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है जेई एडवांस भूल जाइए। क्योंकि जेई मेन के क्वेश्चन लेवल 1 में जो अच्छे सिंसियर बच्चे सॉल्व करते हैं उनसे 90% ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो इंडिकेशन होता है कि उनका प्रिपरेशन सही ट्रैक पे चल रहा है, दे आर डूइंग वेल, और वो जेई मेन में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आओ मेरे बच्चों, सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑफ कैनाल रेज, जिनको बोले मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया He2+ का, ठीक है, तो एग्जांपल सारे दे चुका हूं, थ्योरी सारी बोल चुका हूं। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये अपोजिट आया जैसा आपने कैथोड रेस के एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व किया था, इनका बिहेवियर उल्टा आया। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल थे ये मूव कर गए टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा मेरे बच्चों, है ना। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो बात अलग है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इन्होंने अपना जो बिहेवियर शो किया वो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से अपोजिट शो किया था। ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड पार्ट भी अपन ने बात कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। इसके बाद है बेसिक लेवल पर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले साइंटिफिक मॉडल जिन सर ने प्रपोज किया था उनका नाम था मेरे बच्चों थॉमसन। क्या नाम था मेरे बच्चों? थॉमसन। सर का मॉडल बहुत सिंपल था, बहुत जल्दी फ्लॉप भी हो गया। इनके मॉडल को फ्लॉप किया था रदरफोर्ड ने। एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, अच्छा कंट्रीब्यूशन था उनका साइंस के अंदर, है अभी भी इनका नाम सम्मान से लिया जाता है। उनके मॉडल को फेल किया था नील्स बोर मॉडल ने। नील्स बोर मॉडल के अंदर जो कमियां थी उनको बाद में और ठीक करा गया श्रोडिंगर सर की हेल्प से, है ना। तो बाद में बात करेंगे धीरे धीरे। तो पहला फर्स्ट मॉडल प्रपोज किया था आपके जे थॉमसन सर ने। उनके हिसाब से इस मॉडल का नाम रखा गया वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। ये यूरोप में एक डिश बनती है प्लम पुडिंग, उसकी तरह होता है, या आपने तरबूज खाया होगा वाटरमेलन। तो उसमें आपका जो प्रिडिक्शन है वो क्या है कि तरबूज के अंदर सर बहुत बड़ा हिस्सा लाल होता है। आप सिंपल सिंपल समझो, तो आप ये मानो कि चलो कि तरबूज है पूरा लाल है अंदर से, पूरा एकदम यूनिफॉर्म है। उसके अंदर जगह जगह आपने बीज लगे देखे होंगे, बीज होते हैं उसके अंदर काले कलर के जनरली होते हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो आपका एटॉमिक मॉडल है वो प्लम पुडिंग जो मॉडल है, ठीक है ना। अभी देखो एक बच्चा है वो लिखे जा रहा है सर लेवल 1 कंप्लीट कर दी, बहुत अच्छी बात है ना, क्यों इतनी बार लिख रहा है बेटा, है ना, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया उनके अकॉर्डिंग, ये जो आपका मॉडल है वो तरबूज की तरह है। पॉजिटिव चार्ज एंड मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फेरिकल सरफेस या स्फेयर। इन्होंने एटम को स्फेरिकल फॉर्म में माना और इन्होंने बोला कि उसके अंदर यूनिफॉर्मली मास और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप बोलोगे ठीक है सर। और उनके हिसाब से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो आप वाटरमेलन में जो काले काले बीज देखते हो उनको एज्यूम करो कि इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा था, मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप में ये आपके मास और चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर सर एम्बेडेड होते हैं, बहुत बढ़िया। ओवरऑल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इनका मॉडल एक्चुअल में एक स्टैटिक मॉडल था, उसमें इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन की कोई इफेक्टिव बात नहीं की। बस इन्होंने बोला एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, वो आपने देख ही लिया। तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन तरबूज के अंदर जो काले काले बीज होते हैं उनकी जगह आप इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करो। बट ये मॉडल पहला मॉडल था, इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया, फ्लॉप हो गया। जिसको करेक्ट करा या अपने हिसाब से नया मॉडल प्रपोज किया उनका नाम था रदरफोर्ड सर।
वो एक्चुअल में अपने जमाने में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर डिस्कवरी कर रहे थे और उनसे डिस्कवर हो गया न्यूक्लियस। ये ताज्जुब वाली बात है। तो उन्होंने न्यूक्लियस जो नाम दिया है, जो बात की थी, वो उनके अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। वो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उस जमाने में। तो ये क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, ये आप बाद में रेडियो एक्टिविटी के लिए के बारे में पढ़ोगे 12th क्लास में, फिजिक्स में आएगा। केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को हटा दिया गया, 2 साल हो गया अभी, ठीक है ना। तो उसमें ये देखा गया था कि आप अगर अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल मतलब He2+ होता है, इसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। ये तो मॉडल हो गया वाटर प्लम पुडिंग मॉडल। ये He2+ जो होता है मेरे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। जो रेडियो एलिमेंट होता है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ये सब चीजें आप नेक्स्ट 12th क्लास में पढ़ोगे। आप सिंपल समझो कि जो रेडियो एक्टिव हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, उनमें से पार्टिकल निकलते हैं जिनका नाम है अल्फा पार्टिकल। जैसे आप अगर 83 के ऊपर जाओगे तो आपको उसमें रेडियम या आपको यूरेनियम वगैरह के नाम सुनने को मिलेंगे, पोलोनियम वगैरह के। तो उनमें से जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, उनमें से पार्टिकल बाहर निकलते हैं। तो इन सर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। ये अल्फा पार्टिकल मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल निकलेंगे। तो उन्होंने एक पहले लेड का प्लेट लगा दिया, उसमें होल कर दिया। लेड की प्लेट में होल करने का फायदा क्या होगा कि उस होल में से जो पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाएंगे, ठीक है। जो पास नहीं होंगे, जो लेड की प्लेट होती है दैट इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो पार्टिकल अगर इस होल में से पास नहीं हो पा रहा तो वो प्लेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। पर ये आईआईटी के हिसाब से हमारे काम का नहीं है ज्यादा डिटेल में, है ना। तो इसको सुनो। अल्फा पार्टिकल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो बहुत फेमस हुआ, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने गोल्ड की पतली फॉइल लगाई। जैसे आप ऐसे समझो कि इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ये गोल्ड की फॉइल लगाई। इस गोल्ड की फॉइल पर आकर स्ट्राइक कर रहे थे कौन, अल्फा पार्टिकल। इसके चारों तरफ मेरे बच्चों, इसके चारों तरफ कौन है, एक सर्कुलर स्क्रीन। इस प्लेट के पीछे की तरफ ऐसे लाइक दिस, ये सर्कुलर जो स्क्रीन है, इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। इसके ऊपर हम कोटिंग करके रखते हैं जनरली, वो ZnS की। किसकी, ZnS की। क्योंकि इसकी ब्यूटी होती है जिंक सल्फाइड की, कि इस पर इसकी कोटिंग करने के बाद कोई चार्ज पार्टिकल अगर इस पर जाकर स्ट्राइक करेगा तो वहां पर लाइट प्रोड्यूस हो गया, ब्लिंक करेगा एकदम से, ऐसा लगेगा कुछ हो रहा है, कुछ आकर स्ट्राइक कर रहा है ना। तो ये जो अल्फा पार्टिकल हैं, इनको जब गोल्ड फॉइल में से पास किया गया, किस में से पास किया गया, गोल्ड फॉइल में से पास किया गया, तो रदरफोर्ड सर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि थॉमसन सर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह प्रेजेंट होते हैं बीज की तरह, और जो पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। तो सर को इतना तो मालूम था कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इनके हिसाब से गोल्ड फॉइल में, तो थॉमसन के हिसाब से तो पूरी गोल्ड फॉइल में प्लस ही प्लस भरा पड़ा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्लस को रिपेल करना चाहिए। लेकिन इनका ऑब्जर्वेशन था कि अधिकतर अधिकतर जो आपके अल्फा पार्टिकल थे गोल्ड फॉइल में से जो पास किए गए थे, वो मेरे बच्चों सीधे पास हो गए, सीधे पास हो गए वो। अब आप समझदार हैं, अगर प्लस के आगे प्लस आएगा तो रिपल्शन कहीं होना चाहिए था, एंगल में डेविएशन आना चाहिए। ऑलमोस्ट पार्टिकल जो सो मैनी थाउजेंड्स लाख करोड़ में थे, वो सारे पार्टिकल में से मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए। बहुत कम पार्टिकल में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया, 10 डिग्री, 20, 50, 90, 120, 150, ऑलमोस्ट 180। लगभग 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, लगभग 120 से 180 के बीच में। 180 के आने का लगभग मतलब होता है बाउंस बैक होना, कि आप समझते हैं ये पार्टिकल आया ऐसे स्ट्राइक करके, अगर वो ऐसे जा रहा है मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं, ये ऐसे जाके आप अगर मान लो ऐसे जाके ऐसे आता है तो इसको बोलते हैं बाउंस बैक होना। 180 डिग्री हो गया लगभग, ऐसे गया और ऐसे आया। तो ऐसे जाकर वो कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जाकर वो ऐसे जा रहा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अलग अलग आए। तो सामने देखो, ये अल्फा पार्टिकल है मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। ये इस तरीके से आ रहा है, गोल्ड की फॉइल पर आकर स्ट्राइक किया
और गोल्ड की फॉइल पर स्ट्राइक करने के बाद ये अलग अलग जगह पर जाकर ये स्ट्राइक कर रहे थे। मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल, आप गौर से देखो, मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट जाकर स्ट्राइक कर गए जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कुछ जगह डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और ये डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन, जो 130 डिग्री या उससे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन था, लगभग 180 के आसपास, वो बहुत कम पार्टिकल्स में देखने को मिला, लगभग 20,000 में से एक। रदरफोर्ड सर उस समय बड़े सरप्राइज हुए, क्योंकि अगर एंगल बहुत ज्यादा है मेरे बच्चे, तो पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आ रहा है या ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, लगभग 170, 160 या 180 मान लो, ये ऐसे क्या ऐसे आ गया। तो ये उस जमाने बड़े एकदम सरप्राइज हुए कि यार अगर थॉमसन मॉडल सही है तो गोल्ड फॉइल में तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो अल्फा पार्टिकल को तो सबको लगभग रिपल्शन शो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकतर पार्टिकल तो सीधे पास हो गए, तो इसका मतलब उनके सामने प्लस नहीं आया, मतलब उनके सामने पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके सामने अगर प्लस आएगा तो वो उससे रिपेल होना चाहिए, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अगर स्ट्रेट पास हो गए, तो इसका मतलब है आपकी गोल्ड फॉइल में अधिकतर जगह पर प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने अगर प्लस आएगा तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यहां तो रिपल्शन ही नहीं है। अगर अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट 95% से भी बहुत ज्यादा लगभग सीधे ही पास हो गए, 90% ज्यादा लगभग सीधे ही पास हो गए, फिर थोड़े बहुत में 10 डिग्री, किसी में 20 डिग्री, किसी में 50 डिग्री, किसी में 100 डिग्री डेविएशन अलग अलग आए, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा बहुत रेयर देखने को मिला था। तो सर ने उस जमाने में जो ऑब्जर्वेशन किया, उसके बेस पर एक कंक्लूजन निकाला कि थॉमसन सर गलत बोल रहे थे, थॉमसन सर झूठ बोल रहे थे, या मत ऐसे नहीं बोलना चाहिए, झूठ तो नहीं बोले, कि उन्होंने जो सोचा वो एक्यूरेट नहीं था, ऐसे बोलना चाहिए। एक साइंटिस्ट मान के चलो, दो साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है ना। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई देखो, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ट्रू एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल के सामने जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सामने प्लस नहीं आ रहा है, अधिकतर जगह प्लस नहीं है, और प्लस है भी सही फॉइल में, क्यों प्लस है तभी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन बहुत रेयर पार्टिकल्स में देखने को मिल रहा है, ये बात भी सही है। तो इनके हिसाब से इन्होंने थ्योरी प्रपोज करी, उसमें ये बोला था कि देखो भाई, तुम्हारे पास जो एटम होता है उसका अधिकतर हिस्सा खाली होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। जैसा थॉमसन सर ने कहा था कि एक स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन्होंने बोला नो, एटम का अधिकतर हिस्सा खाली है। क्यों? क्योंकि सामने अगर उसमें सब जगह प्लस होता तो ये अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता। अब अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत कम ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्शन आए, लार्ज डिफ्लेक्शन का मतलब प्लस के सामने प्लस आ गया, तो ये अगर बहुत कम थे तो सर ने आइडिया लगाया कि गोल्ड की फॉइल एटम से बनी हुई है और एक एटम का अधिकतर हिस्सा खाली है जिसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो सर ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है तो सही एटम के अंदर, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर है, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, जिसका बाद में सर ने नाम न्यूक्लियस रखा कि सर हैवी डेंस कोर, एटम का ऑलमोस्ट मास रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस, उनके हिसाब से हैवी डेंस जो कोर है न्यूक्लियस, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है एक एटम के। सर ने अपने मॉडल में प्रपोज किया था, तो सर ने जो मॉडल प्रपोज किया था उसका बेस यहीं से बना था, इस एक्सपेरिमेंट से बना था मेरे बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके एटम का अधिकतर हिस्सा खाली है, जिसमें सर की थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बहुत हाई स्पीड से अलग अलग जगह पर, लेकिन उसके सेंटर में बहुत छोटे रीजन है। एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है और उसके अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहते हैं, जिसको उस जमाने में प्रोटॉन बोला गया था या उसको न्यूक्लियस बोला गया, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था। अब सामने देखना नॉलेज के लिए, ये एनसीईआरटी की बुक से लिया है मैंने डायग्राम, आपके पास उम्मीद करता हूं एनसीईआरटी की बुक होगी। इसमें मेरे बच्चों जो एक ब्लू सा सर्किल दिखाया गया है, ये एक एटम का रिप्रेजेंटेशन है। इसके सेंटर में एक ब्लैक कलर की बॉल दिखाई गई है, वो इस एटम के अंदर हाइपोथेटिकली आप एज्यूम करो कि वो उसका न्यूक्लियस है। तो ब्लू कलर से दिखाया गया है। सर ने जो थ्योरी प्रपोज करी इसके अकॉर्डिंग, इसमें सामने जो ब्लू सर्किल है
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसा समझिए आप। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें जो अल्फा पार्टिकल है मेरे बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है प्लस, इसको यहां देखो आप, ये मान लो ये न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल के सामने जब न्यूक्लियस आएगा तभी आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर अल्फा पार्टिकल के सामने, इधर देखो मेरे बच्चों, मान लो जैसे इन्होंने दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, कि इसके आउटर में ये ऐसे कोई एक एटम है, ऐसे समझो। ब्लू कलर जो मैं दिखा रहा हूं उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब आपका अल्फा पार्टिकल, जब आपका ये इसको ब्लैक नहीं कर पाऊंगा, आपको दिखेगा नहीं। ये तो हो गया न्यूक्लियस। इस ब्लू कलर का जो स्फीयर, आप सामने देखो, जब अल्फा पार्टिकल इससे दूर जाएंगे तो ये सीधे पास हो गए, क्योंकि इनके सामने न्यूक्लियस ही नहीं आया, जो कि पॉजिटिवली होता है, चार्ज होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मान लो आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो इसके काफी क्लोज से जाएगा, तो काफी क्लोज से अगर जाएगा तो थोड़ा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अगर वो एकदम इसके सामने ही आ गया लाइक दिस, तो वो हैवी एंगल के साथ में डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब परफेक्टली अल्फा पार्टिकल के सामने, एकदम सामने अगर न्यूक्लियस आ गया बिल्कुल सामने, तो बाउंस बैक हो जाएगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लार्ज लेकर 150, 130, 120 वट वो कुछ लेकर निकल जाएगा। ये सब इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपका न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल के एग्जैक्टली सामने आ रहा है, थोड़ा क्लोज आ रहा है, या थोड़ा सा उसके पास से निकल रहा है। उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन ऑब्जर्वेशन में आए थे। तो अधिकतर पार्टिकल के सीधा जाने का मतलब है कि वो इस ब्लू कलर के रीजन में से, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसमें से स्ट्रेट पास हो गए। ये सर की थ्योरी का कंक्लूजन है। तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल का मतलब है, ये देखो मेरे बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल ये काफी न्यूक्लियस के क्लोज से जा रहे हैं। तो जहां जहां डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, उसका मतलब सीधा सीधा होता है कि सर सामने या ऑलमोस्ट सामने न्यूक्लियस आ गया है। क्या आ गया मेरे बच्चों? न्यूक्लियस आ गया है। तो ये भी देखा गया, जिसको आप सुने, मोर डिफ्लेक्शन ऑफ एल्फा पार्टिकल, मोर डिफ्लेक्शन ऑफ एल्फा पार्टिकल। अगर मान लो आप साइंटिस्ट हैं, क्या मानो अपने आप को? साइंटिस्ट। अगर आप अपने आप को साइंटिस्ट मान रहे हैं और आपने मान लो गोल्ड फॉइल की जगह दूसरे मेटल की फॉइल लगा दी, किसी बच्चे ने कॉपर की लगा दी, किसी सिल्वर की लगा दी मान लो, तो ये देखा गया कि जितना फॉइल का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा आया। ऐसा क्यों? दोबारा सुनो। मान लो 3 बच्चों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करा, तो जिसकी फॉइल का या जिसके मेटल का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसके लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा देखा गया। तो कॉमन सेंस लगाओ, जिसका एलिमेंट का न्यूक्लियस या जिस फॉइल का एलिमेंट हैवी मेटल है उसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन है, ज्यादा प्रोटॉन का मतलब है उसके न्यूक्लियस का ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के अंदर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा देखा गया उन एलिमेंट के केसेस में जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा था। फॉइल किससे बनी होगी? गोल्ड से, कॉपर से, सिल्वर से, वटेवर। तो सर ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम मेटल को चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में ज्यादा चेंज तब देखने को मिलेगा जब आप हैवी मेटल लेंगे तो मोर डिफ्लेक्शन शो होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। आप बोलोगे ठीक है सर। तो मोर डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसके पास, उस एटम के पास उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इफेक्टिवली अल्फा पार्टिकल को उतना ही ठीक से डिफ्लेक्ट कर पाएगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट सोर्स होते हैं अल्फा पार्टिकल का। दोबारा सुने, वो अल्फा पार्टिकल को जब आप लेड की प्लेट में से पास करेंगे होल करके,
तो स्ट्रेट मूव करते हुए गोल्ड की फॉइल पर आए, गोल्ड की फॉइल से अधिकतर पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, कुछ पार्टिकल्स ने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो किया, लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो करने वाले पार्टिकल बहुत ही कम थे, जिनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 150, 135, 160, 180 के आसपास आया, ये लगभग बहुत कम 20,000 में से ऑलमोस्ट एक पार्टिकल का डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिला। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस ने रदरफोर्ड को सर को सोचने के लिए मजबूर किया कि सर सारे पार्टिकल अगर या अधिकतर पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है एटम आपका जो है उसके अंदर अधिकतर वॉल्यूम ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, क्योंकि अगर प्लस चार्ज ज्यादा होगा एरिया में, ज्यादा रीजन में होगा, तो आपके अल्फा पार्टिकल के एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आने चाहिए थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल के स्ट्रेट पास होने से ये प्रूव हुआ कि सर आपके एटम का अधिकतर हिस्सा ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। उस रीजन को रदरफोर्ड सर ने बोला कि उस रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन आपके एटम के अंदर बहुत छोटे से रीजन में रहेंगे, बहुत स्मॉल वॉल्यूम वाले रीजन में रहेंगे। उस हैवी डेंस कोर का नाम रखा गया था न्यूक्लियस। सर के हिसाब से एटम का एक स्फेरिकल शेप है, उसके सेंटर में जो है वो आप ऐसे समझो इजी लैंग्वेज में न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर की थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड पर डिफरेंट लोकेशंस पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब जब जहां जहां आप ये देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो रीजन आपके इलेक्ट्रॉन्स का था जहां से पास होकर निकल गए। ओके, ये वाला पॉइंट अच्छा है जो मैंने आपको 2 बार बोला कि 3 बच्चे अलग अलग मेटल की सरफेस लेंगे, फॉइल अलग अलग एलिमेंट के लेंगे, तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फॉइल का ज्यादा होगा उसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन होंगे, तो वो डिफ्लेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप लिख करके रखिएगा। मैंने स्टार बना दिया है मेरे बच्चों। तो ये चल रहा है हमारा रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या चल रहा है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया मेरे बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो ऑब्जर्वेशन, सर के हिसाब से क्या ऑब्जर्वेशन आए मेरे बच्चों? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन देयर पाथ। तो इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और समझो, few अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये भी मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ये 2 बार बोल दिया कम से कम, बाउंस बैक और डिफ्लेक्टेड एट अप्रोक्सीमेटली 180। ये सारी बातें मैं आपको क्लास में 2-3 बार बोल चुका हूं, ताकि जिन्होंने कम सुना, ढंग से नहीं सुना, वो बार बार सुनेंगे तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ सर ऐसा ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड सर का या उनके स्टूडेंट का आया था, ठीक है ना। ये देखो एक बच्चा गुड मॉर्निंग कर रहा है मेरे को, आप बताओ यार, ऐसे तो बच्चे बैठते हैं क्लास के अंदर, गुड मॉर्निंग सर, गिव मी सम एडवाइस, बताओ गुड मॉर्निंग चल रही है, बताओ। मेरे हिसाब से तो बच्चा शाम हो रही है, रात होने को आई होगी, सूरज छिप गया होगा, रात की लगभग 7:45 बज रही है, इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है सर, ठीक है ना। हाँ, ये जो मैंने बोला क्लास में कुछ बच्चे लिख रहे हैं, आप पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा नोट्स की, आज जो पढ़ाऊंगा उसको आप डाउनलोड करना या उसको देख करके अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। कि आपको मालूम है आपको कितना लिखना है नहीं लिखना है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो सेक्शन है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो नहीं होंगी, क्योंकि हमको जेई मेन प्लस एडवांस का सिलेबस कवर करना है। फाइन, चलिए, ओके। ओके, अब सुनो सर, ये आ गए ऑब्जर्वेशंस, आ गए सारे ऑब्जर्वेशंस आपने कलेक्ट किए। अब आते हैं सर, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर सर ने क्या कंक्लूजन निकाले, क्या कंक्लूजन सर ने निकाले उसके बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्यों? अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, हर पॉइंट समझ में आएगा। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम was densely concentrate in a small या extremely small region is called nucleus.
रदरफोर्ड सर को न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया था। ये सारी बातें समझा दी मैंने आपको। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। तो ये बात भी अपन बात कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ो मेरे बच्चों। रदरफोर्ड ने इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, जो मैंने आपको थोड़ी देर बाद लगभग सारा बोला, आराम से सुने। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, हैवी डेंस कोर बोलते हैं इसको, हैवी डेंस पॉजिटिवली चार्ज कोर है, वो आपके एटम के सेंटर में होती है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस बहुत हाई वेलोसिटी से अलग अलग लोकेशंस पर इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सर ने ऐसा बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई वेलोसिटी एट डिफरेंट डिस्टेंस। ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस है। आपने जिन बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया है वो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट नेग्लिजिबल होता है। तो हम जब भी मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम सीधा मास नंबर ले लेते हैं, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एक के मास हम राउंड फिगर में 1 ये भी मानते हैं, उससे हम कैलकुलेशन करते आ रहे हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा उनको सब याद है बात। तो न्यूक्लियस ही आपके एटम के ऑलमोस्ट मास को कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ एटम। आप जानते हैं किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सर के हिसाब से न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो बहुत कम होती है। रेडियस आर समझते मेरे बच्चों, आर आर, ये आर लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 है किसकी, न्यूक्लियस की। और रेडियस ऑफ एटम जो है लगभग 10⁻⁻10 है। दोनों के बीच में 10 की पावर लगभग -5 का फर्क है मेरे बच्चों। तो आप समझदार हैं। अगर मैं वॉल्यूम में कंपैरिजन करूंगा तो वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब से। तो इन दोनों की वॉल्यूम में लगभग 10⁻15 का फर्क आएगा। क्यों? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक बार आप रेडियस ये यूज करो न्यूक्लियस की, एक बार रेडियस यूज करो एटम की, दोनों की वॉल्यूम को अलग अलग निकाल कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। इसको उस जमाने में ऐसा कहा गया था कि जैसे कि स्टेडियम है, उसका वॉल्यूम निकाला जाए और उसके अंदर कोई छोटी सी बॉल रखी जाए, उसका वॉल्यूम निकाला जाए, तो पूरे स्टेडियम के सामने एक बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, आप आइडिया लगाओ। ऐसा रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के थ्रू बताया था। ठीक है, ओके। तो दोनों की रेडियस के बीच में लार्ज डिफरेंस है, लगभग 10⁻⁻5 का डिफरेंस है। तो वॉल्यूम जबरदस्त तरीके से आप बोल सकते हैं कि एटम का जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस वॉल्यूम। ओके, तो इसको बोलते हैं हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेटर ऑन कुछ डिस्कवरी हुई, उनमें से एक ग्रेट साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। उनका जो थ्योरी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, उसके हिसाब से उनकी जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसके हिसाब से रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो स्टेबल नहीं था। रदरफोर्ड सर के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, लेकिन वो स्टेबिलिटी का कोई रीजन नहीं समझा पाए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है मैक्सवेल सर की, जिसका बेसिक लेवल हम आगे पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका एक्सलेट होता है, रिवॉल्व करता है दूसरे चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस के आउटसाइड में, तो उसको रेडिएशंस रिलीज करने चाहिए, उसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है वो अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी का लेवल डाउन जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि सर ने जो थ्योरी में बोला कि आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है सर, लेकिन अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी डिफरेंट लोकेशंस पर,
बहुत हाई स्पीड के साथ में, ऐसा सर ने कहा था। तो इनकी जो थ्योरी थी उसके अंदर ड्रॉबैक माना गया कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्ट रीजन और रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये ठीक है कि सर इन्होंने बोल दिया, अब एक तो तरबूज बोल के चले गए थॉमसन सर, तो इन्होंने तो से बहुत अच्छा मॉडल बनाया जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। कंक्लूजन उन्होंने अपने निकाले, वो एक अलग बात है, अपने हिसाब से उन्होंने प्रपोज किया। उस जमाने में साइंस डेवलप हो रही थी, सही गलत तो बाद में आएगा। तो उन्होंने बोला मेरे हिसाब से, मेरी जो नॉलेज उसके हिसाब से एटॉमिक मॉडल ऐसा होना चाहिए। तो ये जो एटॉमिक मॉडल था इसके अंदर सर ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन या क्या क्यों है क्या है। इन्होंने बोला भाई देखो, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेंगे और आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है, अलग अलग लोकेशन पर रिवॉल्व करते हैं, दैट्स ऑल। अब इनके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक है उस ड्रॉबैक पर बात कर रहे हैं। समय जैसे जैसे निकला मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नॉलेज बढ़ी, उसके अंदर आपके स्पेक्ट्रम की नॉलेज बढ़ी, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम के नाम सुनेंगे आने वाले टाइम में। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लेवल अलग अलग होते हैं। अब तो आपने क्वांटम नंबर भी पढ़ लिया होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपने भी पढ़ लिया कि सर चार चार तरह क्वांटम नंबर हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें एनर्जी का लेवल अलग अलग चलता है, आपके अलग अलग शेल के अंदर या सब शेल में या ऑर्बिटल में। अब आप बड़े हो रहे हैं थोड़े धीरे धीरे, आपने पढ़ लिया शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरोगे या किस सब शेल में भरोगे, उनके एनर्जी के लेवल अलग अलग हो सकते हैं। आपने भी पढ़ लिया कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। आपने भी पढ़ लिया कि सर ऑर्बिटल्स या सब शेल की एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है। एस ऑर्बिटल की एनर्जी का लेवल पी से अलग, पी का डी से अलग, डी का एफ से अलग, सब पढ़ डाला अपन ने क्वांटम नंबर। बहुत बेसिक चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी वो, है ना। तो जो उस जमाने में समय के हिसाब से जो डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन different energy level of electrons present in atom, could not explain stability of atom, could not explain जो मैंने आपको भी बताया कि सर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्पेक्ट्रम वगैरह क्या होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे सर। तो हम बात करेंगे मेरे बच्चों इसके ड्रॉबैक पर। उस ड्रॉबैक से पहले ये एक दो पॉइंट और जो आपने सुने हैं दोबारा सुन लें। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर पाथ को उस जमाने में बोला गया ऑर्बिट। नाम ध्यान रखें, आपने सुन लिया होगा ऑर्बिट। नील्स बोर मॉडल में भी काम आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस जब हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं तो इन सर्कुलर पाथ का नाम रखा गया उस जमाने में ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके हिसाब से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये सर ने अपनी थ्योरी के अंदर जो मेन पॉइंट्स प्रपोज किए थे वो मैंने सारे लिखे आपको, ठीक है। अब ये नील्स बोर की थ्योरी आने से पहले ही इनकी इस थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक नजर आने लग गए थे, जिसमें मैंने जो पॉइंट थे वो आपको अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। उन्हीं पॉइंट को अपन अब सुनेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की फॉर्म में, ठीक है। सर बेकार चैप्टर था, आ हा, दुर्गेश जी अभी से लिख रहे हैं, हे भगवान चैप्टर बेकार नहीं होता है, हमारी 11th क्लास के हिसाब से सुनने के हिसाब से डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि हमारी क्या बोला, 3 बार बोला मैंने शुरू में, 2 बार, नॉलेज का लेवल कम है, बच्चे हैं छोटे 11th क्लास के हैं। हम नोबेल प्राइज विनर को सुनेंगे तो ऑब्वियसली बेसिक बातें सीखनी पड़ेगी आपको। ऐड थोड़ी बोलता है राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन रदरफोर्ड मॉडल, राइट डाउन कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, मॉडल 5+5+5 मार्क्स, नथिंग। अपने को थ्योरी की फॉर्म में बेसिक लेवल पे चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर थक गए, 3 क्लास हो गई तो क्या करूं भाई साहब, मैं तो अपना 1.5 घंटा पूरा पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पढ़ना है सो जाओ, वेरी सिंपल, आपकी किस्मत भी सो जाएगी मेरे साथ में, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी जेई में एडवांस का पेपर 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, 6 घंटे पेपर देना होता है, कान में से धुआं निकल जाएगा, समझे। इसलिए ज्यादा पढ़ने की हैबिट डालो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब तुम आईआईटीएन या बिट से या एनआईटी से, अच्छे प्राइवेट कॉलेज से आप अच्छी ब्रांच में इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए सर, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल जो मैंने अभी बोला
वही यहां पे लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड सर के हिसाब से जो मॉडल प्रपोज किया गया, अपार्ट फ्रॉम दैट एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम मैक्सवेल था, उनकी क्लासिकल थ्योरी जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसके अकॉर्डिंग जब ये चार्ज पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ये जो एक्सलेट हो रहा है शुड इमिट रेडिएशंस। जब इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशंस रिलीज करने चाहिए थे। और अगर रेडिएशंस रिलीज करते हैं तो इसका जो सर्कुलर पाथ है वो एनर्जी रिलीज करने की वजह से, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज रीजन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जब एक्सलेट हो रहा होगा तो इसको एनर्जी रिलीज करने की वजह से इसका जो सर्कुलर पाथ है वो श्रिंक होना चाहिए लगातार। तो श्रिंक होने को हमने सिंबॉलिक ऐसे दिखा रखा है कि ये देखो श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है मेरे बच्चों। तो इनके हिसाब से ये एनर्जी रिलीज करता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसको श्रिंक होते 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 इसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ये अपन नहीं बोल रहे हैं, ये मैक्सवेल की थ्योरी बोल रही, जो आप आगे जाके फिजिक्स में पढ़ोगे, समझोगे उसको डिटेल में। और तो सर के हिसाब से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम स्टेबल कैसे है जब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो इनके हिसाब से उसको रेडिएशंस रिलीज करने चाहिए थे। रेडिएशंस रिलीज करेंगे तो उसका पाथ जो है वो चेंज होना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए, और कंटिन्यूसली श्रिंक होते तो उसका अंत में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, एटम तो स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो मैंने बोले, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन, जो फ्यूचर में हमारे स्पेक्ट्रम वगैरह की रिसर्च हुई, लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह बने, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग आए, उसके बारे में रदरफोर्ड सर नहीं बता पाए थे। उसके अलावा अनेबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से हम एनर्जी के लेवल पर अलग अलग लिखते हैं, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 तरीके से, तो आपने सुन लिया कि शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी एनर्जी के लेवल कहां सेम और कहां डिफरेंट होते हैं, कैसे हम उनको अरेंज करते हैं, n+l रूल वगैरह सब पढ़ लिया आपने। तो उन चीजों के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के लेवल अलग अलग जगह पर किस तरीके से होते हैं, उनकी एनर्जी के लेवल कहां कम, कहां ज्यादा या कहां बहुत ज्यादा है, उसके बारे में रदरफोर्ड सर उस जमाने में नहीं बता पाए थे। तो इसको बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि सर रदरफोर्ड मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के लेवल वगैरह के बारे में, कहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लेवल कम है ज्यादा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपने n+ रूल में बनाया होगा कि सर 1s2 एनर्जी के लेवल कुछ और है, सेकंड शेल में अलग है, थर्ड में अलग है, फोर्थ में अलग है, फोर्थ में या सेकंड थर्ड में भी फिर शेल के अंदर सब शेल में अलग अलग एनर्जी के लेवल है। तो इन सब के बारे में रदरफोर्ड मॉडल सर ज्यादा नहीं बता पाए थे। सर ये जलेबी जैसा क्या है, वाह, ये देखो, ये ऐसे पढ़ते हैं बच्चे नहीं कि ये आपका ये जलेबी खा ले बेटा। तो एक बच्चा जैसे पूछ रहा है, मैं उसका आंसर उसी की लैंग्वेज में करूंगा, बेटा जलेबी खा ले इसको, है ना, ठीक है, खा ले तू खा ले बेटा, तू इतना ही पढ़ रहा है, ठीक है। चलो, हाँ, एक बच्चा पूछा सर व्हाट इज द गुड मार्क्स इन टेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। मैंने बोला मेरे हिसाब से जेई मैन का जो भी टेस्ट होगा, जेई मैन पैटर्न पर मेरी नजर में आपके मार्क्स 50% ज्यादा आना चाहिए, तब जाकर आप जेई मैन में एक डिसेंट रैंक क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को मजा आ गया, एक बोल रहा है पता नहीं क्या हो गया सर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं पेप्सी, एक बोल रहा है वो प्रिंसिपल पढ़ लिया, क्लासिकल मॉडल, ठीक है। तो ये सब चीजें, अरे भाई इनिशियल डेज में थ्योरी डेवलप होती है, तो सर की थ्योरी के हिसाब से, जब फिजिक्स पढ़ोगे क्लासिकल थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल जिन पर बेस्ड है थ्योरी, जिन पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है, वो सब आगे जाके पढ़ोगे अभी, है ना, अभी मत पढ़ो, अभी तो सिंपल समझो जो मैंने लिखा हुआ था, नहीं पढ़ो बस, कि इलेक्ट्रॉन एडिशंस कैसे रिलीज होने चाहिए थे, है ना, ये बात आ गया। ओके, ठीक है। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मजा आ गया सर, बड़ी अच्छी बात है। आपको चीज को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जितना बोल रहा हूं उतना पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा अपना, बस जितना लिखा रखा नोट्स उतने याद कर लो, मोर देन इनफ फॉर जेई मैन एज वेल एज एडवांस, काम चल जाएगा इनसे, बढ़िया शानदार। 23 साल से काम चला, टॉपर्स बच्चों का, अच्छे बच्चों का, रैंक 1 से लेकर 25 30 हजार 35 हजार लाओ, चॉइस आपकी है।
दम आप में होगा तो आप फर्स्ट रैंक भी ले आओगे। मेरे कई बच्चे ला चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक, आप ले आओ। नहीं बस की तो 5-10 हजार लाओ, नहीं बस की तो 15-20-25-30 हजार रैंक लेके आओ, नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे। जितना कम पढ़ोगे उतना नुकसान होने की संभावना रहेगी, जितना ज्यादा पढ़ोगे कंसंट्रेट करोगे उतना फायदा मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। सर मोल कॉन्सेप्ट P1 बैच से कर लें? हाँ कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। आप P1 बैच के जो मेरे लेक्चर्स हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, तो आप P1 बैच का एसेस आपके पास होगा तो आप मेरे सारे लेक्चर्स में अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर लो बेटा, घर की बात है, इसमें क्या होगा। घर के अंदर अपन दूसरे कमरे में जाके अगर पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ो, इट्स योर चॉइस, क्या दिक्कत है, कोई बुराई नहीं है उसमें। शुड आई नोट? हे भगवान, मैंने 2 बार बोला बच्चों क्लास, वही पूछ रहे हैं मैं क्लास के साथ में नोट करूं क्लास के बाद में नोट करूं? मैंने बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट जहां ज्यादा है वहां पर आपको लेक्चर को पहले सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत थी। अगर आप लिखते तो अपनी इतना थ्योरी कवर नहीं हो सकता था। तो आपको लेक्चर के एंड में जो पीडीएफ फाइल मिलेगी, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं ना, बाकियों की नहीं बात कर रहा हूं, तो इस चैप्टर में आप पीडीएफ फाइल देखो, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, है ना। ये मैं 2 बार पहले बोल चुका हूं, तो उनकी चीजों को दोबारा मत पूछा करो। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ओके। तो ये हमारा ओवरऑल बच्चों ड्रॉबैक और रदरफोर्ड मॉडल हो गया। अब हम आने वाले समय में नील्स बोर सर का जो मॉडल था अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा जो मॉडल माना जाता है वो नील्स बोर मॉडल होता है। सर ने जो मॉडल प्रपोज किया था, नील्स बोर सर ने, कुछ समय ने रदरफोर्ड के साथ में अंडर में भी काम किया होगा या किया था। तो इन्होंने जो थ्योरी प्रपोज करी वो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती, जिसमें इन्होंने ये सिखाया कि आउटसाइड द न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनकी अलग अलग लोकेशन पर वेलोसिटी क्या होती है, उनकी रेडियस क्या होती है ऑर्बिट की, उनकी एनर्जी का लेवल क्या होता है, के कितनी होती है, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, सब कैलकुलेट करके बताया रदरफोर्ड सर ने। वो मेरी नजर में एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चों को बिना ज्यादा तकलीफ दिए हुए उनको अच्छे मार्क्स लाने का रास्ता बता गए। तो आप आने वाले समय में मैं जितनी टर्म्स मैंने आपको बोली उन सब की कैलकुलेशन हम नील्स बोर मॉडल के अंदर पढ़ेंगे, जो आपका रदरफोर्ड मॉडल से आगे का एक मॉडिफाइड वर्जन है। उनकी कमियों को काफी हद तक दूर करने की कोशिश करी, वेलोसिटी तक कैलकुलेट करना सिखाया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना सिखाया, एनर्जी निकालना सिखाया, जो कि जेई मेन एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब आपको आने वाले समय में हम, मेरे बच्चों आप आने वाले समय में अब हम रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जितना भी मैंने पढ़ाया लिखाया इन सबको आप पीडीएफ फॉर्मेट में देख लेना, ठीक है, और उनको नोट कर लेना। ये वाला पार्ट काफी हद तक आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएगा, लेकिन हम जब आगे पढ़ेंगे तो इजी पार्ट एनसीईआरटी में होता है, आप जानते हैं। जे एडवांस का डिफिकल्ट पार्ट एनसीईआरटी में ठीक से नहीं होता है। तो आपको अल्टीमेटली मेरे सारे नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा, अच्छा रहेगा अगर आप जे मेन एडवांस क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा बच्चे पढ़ते रहें। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे P2 बैच के नए आए हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल एन अवस्थी या नरेंद्र अवस्थी सोडियम सर के नाम से मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे बच्चों, थिंक पॉजिटिव, डिसिप्लिन में रहें। आगे फिर मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।